दोस्तों सोचिए एक ऐसी जेल जहां कैदियों को सजा दीवारों से नहीं बल्कि भूख से दी जाती हो। कहानी की शुरुआत एक बेहद रहस्यमयी जेल से होती है। पहली नजर में सब कुछ किसी 5 स्टार होटल की किचन जैसा लगता है। तरह तरह के स्वादिष्ट खाने बन रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि आज यहाँ कोई खास दावत होने वाली है। लेकिन सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इस जेल में हर दिन ऐसा ही खाना बनता है। यहाँ लगभग 100 फ्लोर है और हर फ्लोर पर अलग अलग कैदी रहते हैं। बीच में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जिस पर ये सारा खाना सजाकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर भेजा जाता है। ऊपर वाले कैदियों के पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं। वे जितना चाहें खा सकते हैं, खाना बर्बाद कर सकते हैं या अपने लिए बचा सकते हैं। 2 मिनट पूरे होते ही वही प्लेटफॉर्म अगले फ्लोर पर पहुंच जाता है। यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है खाना कम होता जाता है। कुछ लोग सिर्फ बचा हुआ खाना खाते हैं, कुछ को गंदा खाना मिलता है और सबसे नीचे रहने वालों तक तो कई बार कुछ भी नहीं पहुंचता। अब कहानी हमें फ्लोर 48 पर ले जाती है जहाँ 2 कैदी रहते हैं। पहला है गौरांग जो काफी शांत और सभ्य इंसान लगता है। दूसरा है ट्रिमा जिसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा है। वह गुस्सैल और खतरनाक है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग अपराधी नहीं हैं। वे अपनी मर्जी से इस जगह आए हैं ताकि अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकें। गौरांग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था इसलिए उसने इस जगह को चुना। वहीं ट्रिमा को अपने गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। एक बार उसने गुस्से में टीवी ऊपर से नीचे फेंक दिया था जिससे एक आदमी की मौत हो गई। अब वह खुद को बदलना चाहता है। ट्रिमा पिछले 6 महीने से यहाँ रह रहा है और उसने अपने 6 महीने और बढ़ा लिए हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसका गुस्सा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह गौरांग को इस जेल का सबसे डरावना सच बताता है। जितना नीचे जाओगे उतनी ही भूख बढ़ेगी और एक लेवल ऐसा भी है जहाँ खाना कभी पहुँचता ही नहीं। वहाँ लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को खाने पर मजबूर हो जाते हैं। गौरांग उसकी बात सुनकर सन्न रह जाता है। कुछ ही देर बाद उनके फ्लोर पर खाने वाला प्लेटफॉर्म आता है। उस पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पड़े हैं लेकिन सब बुरी तरह बिखरे हुए हैं। ट्रिमा बिना समय गंवाए खाने पर टूट पड़ता है। वहीं गौरांग आराम से सिर्फ एक सेब उठाता है और उसे खाने लगता है। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है अचानक उनके सेल का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। दरअसल इस जेल का एक अजीब नियम है। अगर कोई भी कैदी प्लेटफॉर्म से खाना अपने पास रखने की कोशिश करेगा तो उसके सेल का तापमान इतना ज्यादा या इतना कम कर दिया जाएगा कि वहाँ रहना लगभग नामुमकिन हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, हर महीने पूरी जेल में बेहोशी वाली गैस छोड़ी जाती है और सभी कैदियों को बिना बताए किसी दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ कोई नहीं जानता कि अगली सुबह वह सबसे ऊपर होगा या सबसे नीचे। दोस्तों देखते ही देखते एक पूरा महीना गुजर जाता है। एक रात अचानक पूरी जेल में बेहोशी वाली गैस छोड़ दी जाती है और सभी कैदी गहरी नींद में चले जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि अब हर किसी को नए फ्लोर पर भेजा जाएगा। जब गौरांग की आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने सेल में ट्रिमा ने बांधा होता है। गौरांग घबरा कर पूछता है, ये क्या कर रहे हो? ट्रिमा शांत आवाज में कहता है, हम अब लेवल 131 पर हैं और यहाँ खाना कभी नहीं आता। अगर मैंने तुम्हें नहीं बांधा तो भूख में तुम मुझ पर हमला कर सकते हो। उसकी बात सुनकर गौरांग पूरी तरह डर जाता है। फिर ट्रिमा उसे एक और सच्चाई बताता है। इस जेल में आने वाले हर इंसान को अपने साथ सिर्फ एक चीज लाने की इजाजत होती है। ट्रिमा अपने साथ एक तेज धार वाला चाकू लाया था जबकि गौरांग सिर्फ अपनी पसंदीदा किताब लेकर आया था। कुछ देर बाद खाने वाला प्लेटफॉर्म उनके सामने से गुजरता है लेकिन इस बार उस पर एक भी निवाला नहीं बचा होता। अब साफ हो चुका था कि पूरे 1 महीने तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ट्रिमा गौरांग के पास बैठकर कहता है, मैं 7 दिन तक भूख सह सकता हूँ लेकिन उसके बाद तुम ही मेरा खाना बन जाओगे। ये सुनकर गौरांग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और फिर 7वां दिन भी आ जाता है। भूख अब ट्रिमा के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी होती है। वह चाकू लेकर गौरांग की तरफ बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक महिला वहाँ पहुँच जाती है। उसका नाम मिहारू होता है। वह बिना कुछ सोचे ट्रिमा पर हमला कर देती है और गौरांग भी उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर किसी तरह ट्रिमा को खत्म कर देते हैं। अब उनके सामने एक और भयानक सच्चाई खड़ी होती है। अगले 23 दिनों तक कोई खाना नहीं आने वाला। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। आखिरकार मजबूरी में गौरांग और मिहारू ट्रिमा के शरीर का इस्तेमाल भोजन की तरह करते हैं। ये फैसला गौरांग को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। उसे हर समय ट्रिमा दिखाई देता है जैसे वह अभी भी उसी सेल में बैठा हो और उससे बातें कर रहा हो। 1 महीना किसी तरह खत्म होता है। फिर से पूरी जेल में बेहोशी वाली गैस छोड़ दी जाती है। जब गौरांग दोबारा आंखें खोलता है तो इस बार वह लेवल 33 पर होता है लेकिन इस बार उसका नया साथी ट्रिमा जैसा नहीं है। उसके सामने एक रहस्यमयी महिला बैठी होती है जिसके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी है। उस महिला का नाम इमोगिरी है। गौरांग उसे देखते ही पहचान लेता है क्योंकि जेल में आने से पहले उसी महिला ने उसका इंटरव्यू लिया था। अब सवाल सिर्फ एक है, जो महिला कभी इस जेल की व्यवस्था संभालती थी आखिर वह खुद कैदी बनकर यहाँ क्यों आया है? आप यहाँ कैसे? इमोगिरी मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे एक जानलेवा बीमारी है। मेरी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं बची इसीलिए मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि इस जगह की सच्चाई आखिर है क्या। गौरांग उसे इस जेल का असली चेहरा दिखाता है। वह बताता है कि नीचे वाले फ्लोर तक खाना कभी नहीं पहुँचता। लोग भूख से पागल होकर एक दूसरे को मार देते हैं और पूरा सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है। ये सब सुनकर इमोगिरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे
उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस सिस्टम का वह सालों तक हिस्सा रही उसकी हालत इतनी खराब है। फिर वह एक नई योजना बनाती है। जब भी खाने वाला प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पर आएगा वे सिर्फ अपनी जरूरत का खाना खाएंगे और बाकी बिल्कुल सुरक्षित छोड़ देंगे। साथ ही नीचे वालों से भी यही करने की अपील करेंगे ताकि खाना आखिर तक पहुंच सके। अगले दिन प्लेटफॉर्म आता है। इमोगिरी प्यार से नीचे वाले कैदियों से कहती है कि वे भी सिर्फ जरूरत भर खाना खाएं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जिसने महीनों भूख झेली हो उसके लिए नियमों की कोई कीमत नहीं होती। लगातार कई दिनों तक वह यही कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगती है। तब गौरांग एक अलग तरीका अपनाता है। वह नीचे वालों से चिल्लाकर कहता है, अगर तुम लोगों ने जरूरत से ज्यादा खाना लिया या उसे बर्बाद किया तो मैं ऊपर से तुम्हारे खाने में पेशाब कर दूंगा। ये धमकी काम कर जाती है। नीचे वाले कैदी डरकर सिर्फ उतना ही खाना लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है और बाकी प्लेटफॉर्म पर छोड़ देते हैं। धीरे धीरे खाना और नीचे जाने लगता है। गौरांग को पहली बार उम्मीद दिखाई देती है कि शायद मिलकर इस सिस्टम को बदला जा सकता है। इसी बीच अगले दिन प्लेटफॉर्म पर वही रहस्यमयी महिला फिर दिखाई देती है जो हर महीने ऊपर से नीचे जाती रहती है। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती है। गौरांग उसे बचाने की कोशिश करता है और इमोगिरी उसकी देखभाल करती है। तभी अचानक इमोगिरी का कुत्ता प्लेटफॉर्म से खाने का एक टुकड़ा उठा लेता है और अगले ही पल पूरे सेल का तापमान तेजी से गिरने लगता है। हड्डियां जमा देने वाली ठंड फैल जाती है। गौरांग बिना एक पल गंवाए वह खाना वापस प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है और कुछ ही सेकंड में तापमान फिर सामान्य हो जाता है। इसके बाद गौरांग उस रहस्यमयी महिला के बारे में बताता है कि वह हर महीने अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाती है। लेकिन इमोगिरी चौंकाने वाला सच बताती है। वह कहती है, मैंने खुद उसका इंटरव्यू लिया था। वह अकेली आई थी। उसका कोई बच्चा कभी था ही नहीं। यानी जिस बच्चे को ढूंढने के लिए वह अपनी जान जोखिम में डाल रही है, शायद वह सिर्फ उसकी कल्पना है। उस रात दोनों सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह एक और दर्दनाक हादसा उनका इंतजार कर रहा होता है। वह रहस्यमयी महिला गायब हो चुकी होती है और जाते जाते इमोगिरी के सबसे प्यारे साथी उसके कुत्ते को भी मार चुकी होती है। अपने वफादार दोस्त को खोने के बाद इमोगिरी पूरी तरह टूट जाती है। उसे अब एहसास हो चुका था कि इस जेल के अंदर इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है और यहाँ जिंदा रहने के लिए हर कोई किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, एक बार फिर पूरी जेल में बेहोशी वाली गैस छोड़ दी जाती है और जब गौरांग की आंख खुलती है तो इस बार उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह लेवल 202 पर पहुंच चुका होता है। उसे तुरंत इमोगिरी की बात याद आती है। उसने कहा था कि इस जेल में सिर्फ 200 लेवल है, लेकिन अब उसके सामने 202 नंबर साफ लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि इतने सालों तक स्टाफ से भी सच छुपाया गया था। गौरांग अपने आसपास देखता है तो इमोगिरी बिल्कुल शांत बैठी होती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि इमोगिरी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह अपनी जिंदगी खुद खत्म कर चुकी होती है। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जिस सिस्टम पर वह भरोसा करती थी वह पूरी तरह झूठ और क्रूरता पर बना था। ऊपर से उसे अपनी जानलेवा बीमारी का भी पता था और अपने सबसे प्यारे कुत्ते को खोने का दर्द अलग। लेकिन मरने से पहले वह गौरांग के लिए आखिरी उम्मीद छोड़ गई थी। वह खुद खाना बन गई ताकि गौरांग पूरे महीने जिंदा रह सके। गौरांग की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह जानता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे वही करना पड़ेगा जो पहले ट्रिमा के साथ हुआ। हाम्सबुरी में वह इमोगिरी के शरीर का सहारा लेकर पूरा महीना बिताता है। धीरे धीरे उसका दिमाग फिर से हकीकत और भ्रम के बीच फंसने लगता है। एक महीना खत्म होता है और फिर से पूरी जेल में बेहोशी वाली गैस फैल जाती है। इस बार जब गौरांग जागता है तो उसकी किस्मत बदल चुकी होती है। वह सीधे लेवल 6 पर पहुंच चुका होता है। इतने ऊपर आने का मतलब था कि अब उसके पास भरपेट खाना और सोचने का समय दोनों है। इस बार उसका नया साथी बैरेट नाम का एक ताकतवर आदमी होता है। बैरेट इस जेल से निकलने के लिए कई बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसे बेरहमी से नीचे धकेल दिया गया। वह गौरांग से कहता है, यहाँ से भागना नामुमकिन है। लेकिन गौरांग अब सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में नहीं सोच रहा था। उसके दिमाग में एक नई योजना तैयार हो चुकी थी। वह पूरे सिस्टम को बदलना चाहता था। गौरांग बैरेट से कहता है, अगर हम खाने वाले प्लेटफॉर्म पर बैठ जाएं और खुद हर फ्लोर पर खाना बांटें तो शायद आखिरी इंसान तक भी खाना पहुंच सकता है। पहले तो बैरेट को यह पागलपन लगता है, लेकिन फिर वह गौरांग की बात मान जाता है। अगले दिन जैसे ही प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पर आता है, दोनों हाथों में लोहे की रॉड लेकर उस पर सवार हो जाते हैं। उनका मिशन साफ, किसी को जरूरत से ज्यादा खाना नहीं लेने देना। पहले 50 फ्लोर तक वे किसी को खाना नहीं देते क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग पहले ही भरपेट खा चुके हैं। 50वें फ्लोर के बाद वे अपने हाथों से हर कैदी को बराबर खाना बांटना शुरू करते हैं। कई लोग गुस्से में उन पर हमला करते हैं, कई उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौरांग और बैरेट हार नहीं मानते। हर फ्लोर पर लड़ाई होती है, खून बहता है और दोनों बुरी तरह घायल होते जाते हैं। फिर भी वे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें अब सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई इंसान सिर्फ इसलिए भूखा न मरे क्योंकि उससे ऊपर वाले ने जरूरत से ज्यादा खा लिया। धीरे धीरे वे इतने नीचे पहुँच जाते हैं कि वहाँ का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना नजर आने लगता है। चारों तरफ खून के निशान, टूटी हुई चीजें और ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो कई दिनों से भूखे हैं। इसी दौरान उन्हें वही रहस्यमयी महिला मिलती है जो हर महीने प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपने बच्चे को ढूंढती रहती थी, लेकिन इस बार उसकी हालत बेहद खराब होती है। कुछ कैदी उसे बेरहमी से मार रहे होते हैं। गौरांग और बैरेट उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह महिला उनकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। गौरांग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इस जेल ने लोगों से सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनकी इंसानियत भी छीन ली है। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार
आखिरकार एक बहुत बूढ़े और समझदार आदमी तक पहुंचते हैं। वह उनकी पूरी बात ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, अगर तुम सच में ऊपर बैठे लोगों तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हो तो खाना मत भेजो, एक डिश को बिल्कुल सुरक्षित बचाकर ऊपर भेजो। वह बताता है कि अगर एक भी डिश बिना छुए वापस पहुंच गई तो ऊपर बैठे लोग समझ जाएंगे कि नीचे रहने वाले लोग अब अनुशासन और एकता सीख चुके हैं। गौरांग को ये बात सही लगती है। वह एक खास मिठाई को पूरे सफर के दौरान बचाकर रखने का फैसला करता है। अब दोनों हर फ्लोर पर लड़ते हुए, लोगों को रोकते हुए और उस डिश की रक्षा करते हुए नीचे बढ़ते रहते हैं। गौरांग को लगता है कि शायद इस जेल में 250 फ्लोर होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म 250 के बाद भी रुकता नहीं और आखिरकार प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर जाकर रुकता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यहाँ सिर्फ 200 लेवल हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस आखिरी लेवल पर कोई कैदी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था और तभी अंधेरे के एक कोने से उन्हें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों उस तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी बच्ची अकेली बैठी हुई है। वह बिल्कुल साफ सुथरी है, जैसे इस नरक जैसी जगह का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। गौरांग और बैरेट एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी छोटी बच्ची इस जेल के सबसे आखिरी लेवल पर आखिर जिंदा कैसे है। यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ने लगती है। गौरांग धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे प्यार से अपने पास बैठा लेता है। अब दोनों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, ऊपर भेजा क्या जाए? वह मिठाई जिसे उन्होंने इतने संघर्ष के बाद बचाकर रखा था, या फिर यह मासूम बच्ची? उसी समय गौरांग को ट्रिमा की बातें याद आने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रिमा उसके सामने खड़ा होकर कह रहा हो, असली मैसेज कोई डिश नहीं है, असली मैसेज यह बच्ची है। गौरांग को एहसास हो जाता है कि अगर ऊपर बैठे लोगों को सच में इस सिस्टम की सच्चाई दिखानी है तो किसी खाने की प्लेट से ज्यादा असर एक जिंदा बच्चे का होगा, जो इस पूरी क्रूर व्यवस्था के सबसे आखिरी लेवल पर मिला है। इसी बीच बैरेट की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। पूरे रास्ते हुई लड़ाइयों और गंभीर चोटों की वजह से वो आखिरकार दम तोड़ देता है। अब गौरांग अकेला रह जाता है। कुछ देर बाद खाने वाला प्लेटफॉर्म एक बार फिर नीचे आता है और वापस ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। गौरांग बच्ची को अपनी गोद में उठाकर प्लेटफॉर्म पर बैठा देता है। वह उसकी आंखों में देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे कह रहा हो कि अब सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अगले ही पल वह खुद प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है। वह जानता था कि इस सफर का अंत उसके लिए यही है। कुछ सेकंड बाद प्लेटफॉर्म बिजली की रफ्तार से ऊपर की तरफ दौड़ पड़ता है और बच्ची इस अंधेरी दुनिया से दूर चली जाती है। गौरांग वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। यहीं फिल्म खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी शुरू होती है। यह पूरी जेल हमारी समाज व्यवस्था का प्रतीक है। ऊपर रहने वाले लोग हमेशा सबसे पहले अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, जबकि नीचे वालों तक अक्सर कुछ भी नहीं पहुंचता। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, बल्कि इंसाफ, बराबरी और इंसानियत की भी होती है। गौरांग पूरे सफर में यही साबित करने की कोशिश करता है कि अगर हर इंसान सिर्फ अपनी जरूरत भर ले और दूसरों के बारे में भी सोचे तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिल्म का अंत हमें साफ संदेश देता है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है। एक छोटी सी कोशिश भी पूरे सिस्टम को बदल सकती है और शायद यही वजह है कि आखिर में ऊपर भेजी गई मिठाई नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। तो दोस्तों, यही थी द प्लेटफॉर्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त कहानी के साथ।